हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। ये टॉपिक आपके एग्जाम में कंफर्म आएगा। वेटेज पकड़ के चलना, ये टॉपिक का बहुत इजी टॉपिक है। थोड़े से कैलकुलेशंस होंगे, इसका वेटेज पकड़ के चलना मतलब मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसके ऊपर आपको ज़रूर आएगा एग्जाम में, मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। अच्छा सर, रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग पहले तो ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये समझने की कोशिश करो। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ मैं, आप मुझे बताओ आप लोग रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। सर ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में रहते हैं तो रेसिडेंट ही होते हैं। नहीं, इंडिया में रहते हैं उसके बेसिस के ऊपर नहीं, इंडिया में पैदा हुए उसके बेसिस के ऊपर भी नहीं। आप मुझे बोलो आप जहाँ पे पैदा हुए उसके बेसिस के ऊपर आपको सिटीजनशिप मिलता है, और सिटीजनशिप के ऊपर जो बेसिक राइट्स रहेंगे जैसे वोटिंग राइट्स हो गया, वो सब आपको मिलेंगे। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। सर हम लोग तो इंडिया से बाहर गए ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग तो रेसिडेंट ही है, करेक्ट। लेकिन आप मुझे बोलो सर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, पहले तो ये जानना क्यों है, ये टॉपिक इंट्रोड्यूस क्यों किया गया और ये हम लोग क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, अगर आप रेसिडेंट पर्सन हो, रेसिडेंट पर्सन, तो वो केसेस में आपको टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। टोटल इनकम, व्हेन आई से टोटल इनकम, इसका मतलब ये है कि अगर आप इनकम इंडिया में कमाओ या तो फिर इंडिया से बाहर इनकम कमाओ, मतलब फॉरेन में इनकम कमाओ, फर्क नहीं पता, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, ये दोनों इनकम के ऊपर आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। कभी अगर आप रेसिडेंट हो तो, लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट, तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। तो इसी रीजन के वजह से हम लोग को ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट। कुछ कुछ टॉपिक में ये चीज़ें जो है वो इलॉजिकल है, लेकिन कांट हेल्प इट, जो है प्रोविजंस उसके हिसाब से पढ़ने पड़ेंगे। अगर ऑब्वियसली हम लोग से पूछो तो सर सिंपल सी बात है, जो इंडिया में रहते हैं वो लोग रेसिडेंट होंगे, जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं वो नॉन रेसिडेंट होते हैं। लेकिन अगेन टैक्स प्लानिंग कर सकते थे, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखे, कंडीशंस देखेंगे हम लोग। लेकिन मुझे बोलो हम लोग जो टैक्स पे करेंगे वो टैक्स आप सिटीजनशिप के बेसिस के ऊपर पे नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो कितने सारे ऐसे इंडियन सिटीजन जो है वो इंडिया में बॉर्न हुए लेकिन वो सेटल अब्रॉड में है, तो क्या फॉरेन में सेटल हो गए इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को वो लोग टैक्स पे करेंगे क्या? नहीं। मतलब इन शॉर्ट सिटीजनशिप के बेसिस के ऊपर टैक्स पे नहीं होता। कौन से बेसिस के ऊपर टैक्स पे होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस के ऊपर। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। आपको जो टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को वो कौन से बेसिस के ऊपर पे करना है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस के ऊपर, ना कि सिटीजनशिप के ऊपर। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सर ये हम लोग जो चेक करने वाले रेसिडेंशियल स्टेटस, ये कौन से साल के लिए चेक करने वाले? ऑब्वियसली हम लोग, जरा मुझे बोला इनकम कौन से साल में कमाएंगे? प्रीवियस ईयर। तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के लिए अपने को चेक करना है। तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फिर रिमेंबर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। तो हम लोग 1920 के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। तो प्रीवियस ईयर 1920 में ऑब्वियसली हर प्रीवियस ईयर मतलब हर साल चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बात करो, एग्जाम के लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो है वो 1920 है, तो 1920 के पॉइंट ऑफ व्यू आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। सेकेंड सर, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखे। कंडीशंस एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूछता हूँ, जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं सिटीजन हूँ, मेरे को इंडियन इनकम है, इंडिया में क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ एज एन सीए ऑडिट सर्विसेज, तो उसके लिए मुझे फीस मिलता है, अज्यूम करो 30 लाख रुपीज़। प्लस कुछ फॉरेन में भी क्लाइंट है, फॉरेन को क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तो उसके ऊपर फीस मिल रहा है 20 लाख। तो ऐसे मिलके टोटल मेरे को 50 लाख रुपीज़ की इनकम हो रही है। एग्जाम्पल, ऐसे देखो मत, टोटल एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से टोटल मेरी इनकम कितनी रुपीज़ हो रही है? 50 लाख रुपीज़। तो आप मुझे बोलो सर मुझे एज एन पर्सन कितने इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा? सर पहले तो ये देखो कि आप रेसिडेंट हो क्या? हाँ मैं तो रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ज़्यादा करके आउटसाइड इंडिया जाता ही नहीं। कभी गया तो ऑब्वियसली घूमने के लिए जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं जाता, ऑब्वियसली इंडिया में सेटल हूँ। तो सर रेसिडेंट हो तो आपको मैंने क्या बोला, कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा? वर्ल्ड इनकम। मैंने से वर्ल्ड इनकम मतलब कौन सी इनकम? इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम। मतलब इस एग्जाम्पल के हिसाब से मुझे बोला बेटा मुझे कितने रुपीज़ के ऊपर टैक्स पे करना है? 50 लाख रुपीज़ के ऊपर टैक्स पे करना है, 50 लाख रुपीज़। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं सर, फॉरेन के जो सिटीजन्स है, जैसे एग्जाम्पल फॉरेन के सिटीजन्स में अज्यूम करो पोलार्ड, क्रिकेटर है ना पोलार्ड, पोलार्ड अज्यूम करो, किरण पोलार्ड यहाँ पे इंडिया में आया, उसकी वेस्ट इंडीज इनकम है, वेस्ट इंडीज इनकम है अज्यूम करो 3 करोड़ रुपया, और इंडिया में यहाँ पे आईपीएल खेलने के मैचेस के लिए पैसा लेता है, तो इंडियन इनकम है अज्यूम करो
2 करोड़ रुपीस। तो आप मुझे बोलो पोलार्ड जो है वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? ऑब्वियसली सर वो सिर्फ यहाँ पे इंडिया में खेलने के लिए आता, थोड़े दिन ही इंडिया में रहेगा, तो पोलार्ड जो है वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट बनेगा। और नॉन रेसिडेंट है तो उसको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर। तो बोलो इंडियन इनकम कितना रुपीस है? कहना से 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपीस के ऊपर पोलार्ड को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो सर मतलब मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि अगर आप रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट के केसेस में आपको टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, दैट इज इंडियन एज वेल एज फॉरेन। वेर एज अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है? इंडियन इनकम। तो इसके लिए ये टॉपिक समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर हम लोग को ये बताएगा कि बेसिकली आप कभी रेसिडेंट होगे कभी नॉन रेसिडेंट होगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखा। कंडीशन समझते, लेकिन आई रियली होप ये टॉपिक के पीछे आपको लॉजिक समझ में आ गया रहेगा। तो पहले थोड़ा बहुत कुछ लिखते हम लोग। टेक अ फ्रेश पेज एंड गिव द हेडिंग रेसिडेंशियल स्टेटस। नया टॉपिक है तो चिंदीगिरी मत करना, फ्रेश पेज लेना, हेडिंग देना रेसिडेंशियल स्टेटस। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन से सेक्शन पढ़ रहे हैं सर? ये हम लोग सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं बेटा, सेक्शन 6, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग कौन से साल के लिए डिटरमाइन करेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ये हम लोग डिटरमाइन करेंगे प्रीवियस ईयर। रेसिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइन फॉर प्रीवियस ईयर। अच्छा आप मुझे बोलो सर एवरी प्रीवियस ईयर में एवरी प्रीवियस ईयर सेम होगा क्या? नहीं सर, हर प्रीवियस ईयर अलग अलग होगा। जैसे 1920 आपके एग्जाम के लिए वो होगा, प्लस नौ में नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 2021 होगा, 21-22 होगा, तो एवरी प्रीवियस ईयर अलग होगा। तो मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो आपको हर साल के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ऑफ डेज का कुछ क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ डेज के बेसिस के ऊपर आप रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट डिसाइड किए जाओगे। तो ऑब्वियसली हर साल में नंबर ऑफ डेज जो है इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया तो वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो क्या करना पड़ेगा? आपको एवरी ईयर चेक करना है, एवरी ईयर। तो सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस शुड बी चेक, रेसिडेंशियल स्टेटस शुड बी चेक फॉर एवरी ईयर। ठीक है। फिर थर्ड, हम लोग को टैक्स कौन से बेसिस के ऊपर पे करना है? सिटीजनशिप के बेसिस के ऊपर पे करना है क्या? नहीं, इंडिया में अपने यहाँ पे टैक्स कौन से बेसिस के ऊपर लिया जाता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस के ऊपर लिया जाता है, सिटीजनशिप बेसिस के ऊपर नहीं। तो दैट इज थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग। इन इंडिया वी आर लाइबल टू पे टैक्स, in India we are liable to pay tax on the basis of what? On the basis of what? On the basis of residential status। रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस के ऊपर हम लोग टैक्स पे करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ रेड पेन से? क्योंकि ऑब्वियसली कमेंट ट्रू एंड फॉल्स के लिए या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो टारगेट हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको मिस नहीं करना ये पॉइंट, इसके वजह से वो रेड पेन से हाईलाइट किए हुए। फिर अगेन सर जैसे मैंने बोला कि अगर आप रेसिडेंट हो, अगर आप रेसिडेंट हो तो बेटा कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है? तो सर अगर आप रेसिडेंट हो तो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। व्हेन आई से टोटल इनकम, इसका मतलब कौन सी इनकम होगी? टोटल इनकम मतलब होगी इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम। अभी कौन सी इनकम इंडियन इनकम है, कौन सी इनकम फॉरेन इनकम है, ये सेक्शन 5 में लिखा है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिंप्लीफाई पर्पस के लिए इतना याद रखना कि जो इंडिया में इनकम कमाएंगे उसको हम लोग इंडियन इनकम बोलेंगे, और जो आउटसाइड इंडिया इनकम कमाई होगी उसको हम लोग फॉरेन इनकम बोलेंगे। ये सिंप्लीफाई पर्पस के लिए अभी के लिए इतना नॉलेज काफी है। फिर अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो मैंने क्या बोला? रेसिडेंट है तो आपको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना? टोटल इनकम। वेर एज अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना बेटा? सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना। तो इसके लिए हम लोग के लिए ये जानना जरूरी है कि हम लोग रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये देखो कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम है बेसिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोली मैंने? बेसिक कंडीशन। अभी बेसिक कंडीशन में ना, बेसिक कंडीशन में क्या है इसको रटना नहीं है, लॉजिक से समझना हम लोग को। लेकिन मैं तुम लोग को पूछता हूँ, नॉर्मल अगर आप इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हो, आपको अगर राइट्स दिया जाए कि बताओ कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे पहचानोगे, तो बोलो हम लोग कैसे पहचानेंगे? रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कैसे पहचानेंगे? सर सिंपल, जो लोग ज़्यादा दिन इंडिया में रहते हैं उस लोग को रेसिडेंट बोलेंगे, जो लोग ज़्यादा दिन आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं।
सिंपल फंडा, जो लोग ज़्यादा दिन इंडिया में रहेंगे वो रेसिडेंट, जैसे हम लोग, तू और मैं यहाँ पे इंडिया में पड़े रहते तो हम लोग क्या हो गए, रेसिडेंट हो गए। लेकिन जो क्रिकेटर्स है या तो फिर ये जो अपने सेलिब्रिटीज़ है, ये आउटडोर शूटिंग के लिए या तो फिर क्रिकेट मैचेस खेलने के लिए आउटसाइड इंडिया जाते रहते हैं, तो वो केसेस में वो माइट भी नॉन रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम लोग भी ये सिंपल रूल अप्लाई करेंगे। पूरे साल में कितने दिन होते हैं, अपने पूरे साल में दिन होते हैं, दैट इज अबाउट 365। ऑब्वियसली 1920 है, अपना लीप ईयर है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ लेते हैं कि 365 डेज रहेंगे। तो मुझे बोलो उसका हाफ करेंगे, 365 का अगर आप हाफ करोगे तो कितना आएगा, 182.5 आएगा। देखो कुछ अभी बच्चे लोग कैलसी पे करते रहेंगे, सर के ऊपर एक पैसे का भरोसा नहीं है। अरे बोला ना 365, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिलेगा 182.5। तो आप मुझे बोला अभी 0.5 डेज, आधा दिन कैसे पकड़ेंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला चलो सिंपल, ना तेरा ना मेरा, एक काम करते, अगर आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में हो, 182 से ज्यादा इंडिया में हो, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बनोगे। और रेसिडेंट बनोगे मतलब आपको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, वर्ल्ड इनकम। वर्ल्ड इनकम मतलब कौन सी इनकम, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम के ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। प्लीज वो लॉजिक बार बार याद रखना। अगर आप रेसिडेंट हो तो कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना, वर्ल्ड इनकम। लेकिन वही अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। तो गवर्नमेंट ने सिंपल सा लॉजिक लगाया, बोला कि अगर आप 182 डेज से ज्यादा हो इंडिया में तो आपको क्या करना है, आपको पूरे वर्ल्ड इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। तो मुझे बोलो मैं इंडिया में पूरा 365 डेज हूँ और मेरी इनकम जो थी, मेरी इनकम कितनी रुपीस थी, मेरी इनकम थी 50 लाख रुपया। तो ऑब्वियसली इसके वजह से मुझे पूरा 50 लाख रुपीस के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। नाउ आप मुझे बोलो सर यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान ऑब्वियसली बहुत सारा इनकम कमाता है। तो आप मुझे बोलो अलग अलग सोर्सेस से इनकम है, अलग अलग सोर्सेस, जैसे एग्जांपल एक्टिंग से तो इसकी इनकम आती है, प्लस आईपीएल जो मैचेस में नॉर्मली उसका जो टीम है दैट इज बट केकेआर, वहाँ से उसको इनकम मिलता है। ब्रांड एंडोर्समेंट करता है, वहाँ से इनकम मिलता है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत सारे उसको पैसे मिलते हैं। तो मतलब हर जगह से पैसे इनकम अर्न करता है। तो शाहरुख खान ने क्या सोचा, अज्यूम करो शाहरुख खान ये सोच रहा है कि उसका 1920 में एस्टिमेट कर रहा है, वो 1920 में वो सोच रहा है कि उसकी इंडियन इनकम जो है, इंडियन इनकम वो है, अज्यूम करो 300 लैक्स, एग्जाम्पल ज़्यादा ही होगी लेकिन सिंप्लीफाई पर्पस के लिए 300 लैक्स मतलब 3 करोड़ है। और उसकी फॉरेन इनकम है ना, फॉरेन इनकम बाहर से आने वाली इनकम है, अज्यूम करो 800 लैक्स। तो ऐसे मिलके कुल मिला के उसकी कितनी इनकम है, 1100 लाख, मतलब 11 करोड़ की उसकी इनकम है। और आप मुझे बोलो अगर शाहरुख खान इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रह गया तो कहने से शाहरुख खान रेसिडेंट बन जाएगा। और आप मुझे बोलो अगर रेसिडेंट बना तो एसआरके को कितने इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, 11 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो शाहरुख खान ने क्या दिमाग लड़ा, यार ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है साला, इंडिया में मैं अगर 180 से ज्यादा रहता हूँ तो 11 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करना। एक काम करते हैं ना, मेजोरिटी शूटिंग जो है वो अब्रॉड में करते हैं, मेजॉरिटी शूटिंग जो है वो क्या करेंगे हम लोग, अब्रॉड में करेंगे। और मैं ये एंश्योर करूंगा कि 1920 में मुझे इंडिया में कितना दिन रहना है, 182 डेज से कम दिन रहना है। क्योंकि अगर मैं 182 डेज से कम रहता हूं मतलब मैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, और अगर मैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं मतलब मैं क्या बन जाऊंगा, नॉन रेसिडेंट। और अगर मैं नॉन रेसिडेंट बना तो मुझे कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, इंडियन इनकम। सोच के देखो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो जरा मुझे बोलना, अगर टैक्स प्लानिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 182 डेज से इंडिया में कम रहना पड़ेगा। तो शाहरुख खान ने क्या किया, मेजॉरिटी शूटिंग जो है वो अब्रॉड में की। तो एसआरके ने अज्यूम करो इंडिया में हार्डली यहाँ पे अज्यूम करो 85 डेज है, एंड आउटसाइड इंडिया फॉरेन में बाकी का दिन। अभी 1920 जो है अपना वो लीप ईयर है, 1920 जो है वो अपना लीप ईयर है। आई रियली ऑफ लीप ईयर क्या होता है वह समझता है तुम लोग को, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, और लीप ईयर में 365 डेज नहीं होते, कितने नहीं होते, 366 डेज होते हैं। तो 1920 अपना लीप ईयर है, तो इसके वजह से 366 डेज पूरे साल के आएंगे। तो आप मुझे बोलो पूरे साल में 1920 में शाहरुख खान आउट ऑफ 366 डेज अगर वो 85 डेज इंडिया में है, तो ये अगर आप माइनस करोगे, 85 माइनस करोगे तो कहना से 281 डेज वो आउटसाइड इंडिया है। सर 85 डेज मतलब मैं बोल सकता हूँ शाहरुख खान ने 182 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा, यहाँ पे लेस देन 1 डेज है। और अगर लेस देन 1 डेज है तो मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन रेसिडेंट। और मुझे बोला शाहरुख खान अगर नॉन रेसिडेंट हुआ तो उसको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इनकम, कितना रुपीस, सॉरी इंडियन इनकम कितना रुपीस, 300 लैक्स।
तो आप मुझे बोलो सर ऐसे तो इजीली हर कोई पर्सन क्या करेगा, टैक्स लायबिलिटी अवॉइड कर लेगा। मतलब वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये प्लानिंग करेंगे कि इंडिया में कैसे भी करके 180 डेज से कम रहना है। 180 डेज से अगर कम रहेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हम लोग को सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना, फॉरेन इनकम के ऊपर इजीली टैक्स अवॉइड करेंगे। तो गवर्नमेंट ने सोचा यार ऐसे कैसे, शाहरुख खान को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर असेसी ऐसा करने लग जाएगा तो साला टैक्स कम मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, और एक कंडीशन डाला, और सेकेंड कंडीशन डाला। सेकेंड कंडीशन क्या डाला कि शाहरुख तो इंडिया में मन्नत में कभी ना कभी तो वाइफ को और बेटे को मिलने के लिए आएगा, आर्यन और उन लोग को मिलने को तो आएगा ना कभी फैमिली से कितना दिन दूर रहेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आप 60 डेज या उससे ज्यादा भी इंडिया में हो, क्या कंडीशन डाला, 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में हो तो वो केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको रेसिडेंट माना जाएगा। और रेसिडेंट माना गया मतलब आपको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना, आपको पूरे वर्ल्ड इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। तो याद करो मेरा एग्जांपल, देखो शाहरुख खान कितना दिन इंडिया में, कहना से 85 डेज विच इज मोर देन 60 डेज है। तो मोर देन 60 डेज है मतलब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ सर, लेकिन कहना से वो मोर देन 60 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और अगर मोर देन 60 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ऑब्वियसली शाहरुख खान क्या बन गया, रेसिडेंट बन गया। और अगर रेसिडेंट बना तो मुझे बोलो उसको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, वर्ल्ड इनकम, मतलब 11 करोड़ के ऊपर टैक्स पे करना है। अभी ये 60 डेज का कंडीशन डाला ना, इसके वजह से शाहरुख खान तो फंसा, लेकिन बेचारे जो नॉन रेसिडेंट इंडिया में आके इनकम कमाते ना वो लोग बेचारे अटक गए। कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मुझे बोलो ये आईपीएल जब भी होता है तो आईपीएल में फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में खेलने के लिए आते हैं। अभी जैसे एग्जांपल डीजे ब्रावो, वेस्ट इंडीज का प्लेयर डीजे ब्रावो, इसकी वेस्ट इंडीज की इनकम अज्यूम करो 3 करोड़ है, और इंडिया में आईपीएल खेलने आ रहा है, उसकी इनकम इंडियन इनकम अज्यूम करो 1 करोड़ है। ऐसे मिलके उसकी टोटल 4 करोड़ की इनकम है, ठीक है। और आईपीएल आपको तो पता ही है मिनिमम 3 महीने तो टूर्नामेंट चलता ही है। तो अज्यूम करो डीजे ब्रावो जो है वो इंडिया में 1920 में आईपीएल खेलने के लिए कितना दिन इंडिया में था, अज्यूम करो कुछ 94 डेज इंडिया में था, 94 डेज। तो आप मुझे बोला 94 डेज मतलब कहने से 182 डेज वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन 60 डेज वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो डीजे ब्रावो जो है 60 डेज से ज्यादा इंडिया में, तो आप मुझे बोलो डीजे ब्रावो क्या बना, कहना से रेसिडेंट बना। और रेसिडेंट बना मतलब कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, टोटल इनकम मतलब 4 करोड़। तो आप अपने पे लेके देखो ना, अगर आप डीजे ब्रावो की जगह पे हो तो ऑब्वियसली कहना से आप वेस्ट इंडीज के सिटीजन हो, एग्जांपल के तौर पे आप वेस्ट इंडीज के सिटीजन हो तो ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज गवर्नमेंट को भी तो टैक्स पे करोगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि डीजे ब्रावो जो है ऑब्वियसली ये 4 करोड़ में से 3 करोड़ वेस्ट इंडीज का सिटीजन है, तो वेस्ट इंडीज गवर्नमेंट भी तो 3 करोड़ के ऊपर टैक्स लेगी, प्लस इंडियन गवर्नमेंट जस्ट बिकॉज आप 60 दिन से ज्यादा इंडिया में हो तो इसके लिए पूरे इनकम के ऊपर टैक्स है, मतलब पूरे 4 करोड़ के ऊपर टैक्स है। तो कहने से जो 3 करोड़ है उसके ऊपर 2 बार टैक्स लग रहा है, मतलब वेस्ट इंडीज गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही है एज वेल एज इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही है। तो डीजे ब्रावो को बोलेगा चीटिंग करता है तुम लोग चीटिंग करता है। मैं इंडिया में हार्डली 90 डेज के आया, 94 डेज के आया एग्जांपल के तौर से, तो ऑब्वियसली तुम लोग मेरे टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लोगे, पूरे 4 करोड़ के ऊपर टैक्स लोगे, मैं इंडिया में आएगा ही नहीं। तो आप मुझे बोलो ऑब्वियसली हर नॉन रेसिडेंट वो लोग बोलेंगे यार सिर्फ 60 डेज से ज्यादा अगर हम लोग इंडिया में रह के आ गए, तुम लोग तो लूटने लग गए, तुम लोग पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स दे दो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा यार ये बेचारा कंडीशन 60 डेज के हिसाब से शाहरुख तो फंस गया, लेकिन कौन फंस गए, अपने नॉर्मली जो नॉन रेसिडेंट प्लेयर्स है वो लोग बेचारे फंस गए। तो उनको सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं डीजे ब्रावो, वी आर नॉट फुल, लिसन टू अवर रूल। क्या बोला मैंने डीजे ब्रावो को गवर्नमेंट ने बोला डोंट वरी डीजे ब्रावो, वी आर नॉट फुल, लिसन टू अवर रूल। मतलब सेकेंड कंडीशन में उन्होंने और एक कंडीशन डाला। तो सेकेंड में पहले तो एक कंडीशन क्या था, 60 डेज से ज्यादा आपको इंडिया में रहना प्रीवियस ईयर में, प्लस गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपका अगर 365 डेज से ज्यादा स्टे है, 365 डेज से ज्यादा स्टे है कभी सर, ड्यूरिंग 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब सर नहीं समझा, ये कंडीशन नहीं समझा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जरा मुझे बोला ना अगेन अपना प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 1920 में अज्यूम करो डीजे ब्रावो 94 डेज इंडिया में था, हर साल आईपीएल खेलने के लिए आते हैं, तो 18-19 फिर इसके बाद में 17-18 16-17 15-16, मतलब पिछले 4 साल में
प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में डीजे ब्रेवो इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए कितना दिन इंडिया में आया था, नॉट नेसेसरी आईपीएल, इंडिया में कितना दिन आया था। तो सर 18-19 में, ये सब डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। सर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे डेटा आइडेंटिफाई करते हैं, पासपोर्ट बेसिस के ऊपर। जब भी आप इंडिया में इमिग्रेशन करोगे तो ऑब्वियसली पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप रहेगा ना, तो उसके बेसिस के ऊपर आप नंबर ऑफ डेज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल। तो 18-19 में डीजे ब्रेवो इंडिया में था, अज्यूम करो 60 डेज। फिर इसके बाद में 17-18 में अज्यूम करो किसी टीम ने सिलेक्ट ही नहीं किया, 16-17 में था 100 डेज और 15-16 में था 90 डेज। तो आप मुझे बोलो 19-20 में क्या बोला, सेकंड कंडीशन अगर आप देखोगे क्या लिखा है, 365 डेज से ज्यादा स्टे होना चाहिए ड्यूरिंग 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के जो 4 साल रहेंगे वहां पे आपका एग्रीगेट चारों साल का जो नंबर ऑफ डेज है वो कितना होना चाहिए, 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तो आप मुझे बोलो 19-20 के पहले के 4 साल, मतलब कहना से 18-19, 17-18, 16-17, 15-16। तो देखो 19-19 में कितना दिन का डे है, स्टे है 60 डेज, 17-18 में कुछ नहीं, 16-17 में 100 डेज है और 15-16 में 90 डेज है। तो लो टोटल लो बेटा कितना दिन आएगा बोलो जरा। 19-20 में आपका कितना दिन का स्टे था, मेरे एग्जांपल के हिसाब से 94 डेज। सो 94 डेज मतलब ये मोर देन 60 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और देखो एग्रीगेट कितना आ रहा है, 90 प्लस 100 प्लस 60 कितना आ रहा है, टोटल 250 डेज आ रहा है। कहने से चारों साल में, मतलब मेरा कंडीशन क्या था कि आपका पिछले 4 साल का टोटल प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल का कितना होना चाहिए, मोर देन 365 डेज होना चाहिए। तो बोलो क्या 365 डेज से ज्यादा है, नहीं सर 250 डेज मतलब ये लेस देन 365 डेज है। तो आप मुझे बोलो ये बी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ए तो हुआ लेकिन बी नहीं हुआ। और देखो बीच में मैंने इंग्लिश में क्या लिखा है, बीच में मैंने एंड लिखा है। तो आप मुझे बोलो मतलब ए एंड बी दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कहने से बी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इस रीजन की वजह से डीजे ब्रेवो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बनेगा। और कहने से नॉन रेसिडेंट बना तो उसको सिर्फ और सिर्फ कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, इंडियन इनकम, दैट इज सर, बट सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब जो फॉरेन प्लेयर्स है उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने 365 डेज वाला कंडीशन डाला। तो देखो सिंपल मैं अगर बोलता हूं आपके लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, सिंपल याद रखना, टोटल मुझे बोलो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ये डिसाइड करने के लिए बेटा कितने कंडीशन है, 2 कंडीशन, ठीक है। अच्छा 1 और 2 है, 1 और 2, ठीक है। फर्स्ट वाला कंडीशन क्या है, 182 डेज से ज्यादा। और सेकंड में कितने कंडीशन है, ए एंड बी है, ए एंड बी। तो आप मुझे बोलो सर ए एंड बी ये दोनों भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुम लोग को, आप मुझे बताओ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बोलो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड में क्या है, सेकंड में अपना ए एंड बी है, ठीक है। आपको मुझे बताना है सिर्फ रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। आप मुझे बोलो आपने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया, सेकंड का ए और बी आपने सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप मुझे बोलो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। सर अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया, मतलब 182 डेज वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया, तो हम लोग आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि 1 और 2 है ना, 1 और 2 है। तो मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन ही अगर मेरा सेटिस्फाई हो गया तो मैं सेकंड कंडीशन चेक करने जाऊंगा नहीं, मैं बाय डिफॉल्ट क्या बन जाऊंगा, रेसिडेंट बन जाऊंगा। अगर ये समझा है तो मुझे बोलो अगर मेरा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर उसके बाद में सेकंड में ए कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है लेकिन बी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आप मुझे बोलो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके लिए हम लोग सेकंड पे गए। सेकंड में भी ए एंड बी दोनों भी सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ ए कंडीशन सेटिस्फाई किया, बी सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप मुझे बोलो मेरा स्टेटस क्या होगा, रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। सो सिंपल, ए एंड बी दोनों भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यहाँ पे आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। थर्ड वाला केस, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर उसके बाद में सेकंड में ए एंड बी दोनों भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आप मुझे बोलो इसमें क्या होगे, इसमें आप क्या बनोगे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। सर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसके लिए सेकंड चेक किया, सेकंड में ए एंड बी दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तो यहाँ पे वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो बेचारा असेसी क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेजोरिटी लोग मिस्टेक ही मारेंगे। सर अगर फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, फिर उसके बाद में सेकंड ए एंड बी भी सेटिस्फाई हो गया, तो बोलो आप क्या हो गए, फर्स्ट वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, सेकंड में ए एंड बी भी सेटिस्फाई हो गया। सर ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्यों दिमाग फोड़ी कर रहे हो, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गया तो आप क्या बन गए, रेसिडेंट बन गए। तो हम लोग जो है, हम लोग मतलब तू और मैं, हम लोग ये लास्ट वाले केस में आएंगे जो 182 डेज से ज्यादा ही इंडिया में है,
60 डेज से भी ज़्यादा इंडिया में है, और प्रीवियस 365 डेज में ऑब्वियसली 4 साल में 365 डेज से ज़्यादा ही होंगे। हर साल हम लोग यहाँ पे ही तो पड़े रहते हैं यार, कभी फॉरेन में अब्रॉड में ट्रिप करने के लिए गए तो थोड़ी ना ट्रिप में इतना साल हम लोग आउटसाइड इंडिया रहेंगे, तो 365 डेज वाला भी कंडीशन हम लोग आराम से मिटिगेट कर लेंगे। तो तू और मैं क्या बन गए, बेसिकली रेसिडेंट बन जाएंगे। तो हम लोग को अगर फ्यूचर में कुछ भी अगर इनकम कमाएंगे, मैं फ्यूचर आपके पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, टोटल इनकम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आप रेसिडेंट हो तो वर्ल्ड इनकम, लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट बने तो कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम के ऊपर पे करना है। तो आई रियली होप ये बेसिक कंडीशन एटलीस्ट आपको समझ में आ गया है। मुझे एक बार फिर से बोल देना मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए। बेसिक कंडीशन में टोटल बेटा कितने कंडीशन है, दो में फर्स्ट कंडीशन क्या बोला मैंने, 182 डेज या उससे ज्यादा। फिर सेकेंड कंडीशन में ए क्या बोला, 60 डेज या उससे ज्यादा, एंड बी क्या बोला, 365 डेज या उससे ज्यादा। सर ये पिछले 4 साल का टोटल हम लोग को कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको खाली कैलसी यूज करके टोटल करना है। 365 डेज वाला कंडीशन आपको ये करना है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वो केसेस में रेसिडेंट, अदरवाइज क्या बन जाओगे आप, नॉन रेसिडेंट बन जाओगे। और एक चीज, अगर फर्स्ट कंडीशन ही 182 डेज वाला सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑब्वियसली सेकेंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम लोग सेकंड पे जाएंगे। अभी कोई बच्चा स्मार्ट इनफ रहेगा तो वो ये भी समझ लेगा, मुझे बोलो अगर नंबर ऑफ डेज स्टे प्रीवियस ईयर में 40 दिन है, तो मुझे बोलो नंबर ऑफ डेज प्रीवियस ईयर में 40 दिन है, 1920 में 40 दिन है, तो बोलो फर्स्ट वाला 182 डेज वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेकेंड में ए वाला कंडीशन जो 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, 40 डेज है ना, तो सर बी कंडीशन चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं मेरे भाई, बी कंडीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ए कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो बी कंडीशन सेटिस्फाई होता भी है तो भी वो क्या बनने वाला है, नॉन रेसिडेंट बनने वाला है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो बी स्मार्ट इनफ, एग्जाम में थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क करो। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप सेकंड कंडीशन पे जाओगे। सेकंड कंडीशन में भी अगर ए सेटिस्फाई नहीं हुआ है वहां पे एंड हो जाएगा। अगर ए सेटिस्फाई हुआ है तो फिर हम लोग बी चेक करेंगे। एरियोलोप ये हायरार्की तुम लोग को समझ में आ रहा है? ये देखो जरा कंडीशंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कंडीशंस लिखे, बेसिक कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल इज अ रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। अगर कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। कितना बोला मैंने, ही हैज बीन इंडिया फॉर टोटल 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। और अपने लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920 में आपका प्रीवियस ईयर में मोर देन 182 डेज रहेगा तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बनोगे। देखो बीच में क्या लिखा है इंग्लिश में, और में क्या लिखा है, बी में देखो फर्स्ट ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड देखो बीच में क्या लिखा है, एंड लिखा है, एंड सेकंड कंडीशन अटैच क्या है, ही हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में आपका इंडिया में स्टे कितना होना चाहिए, 365 डेज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन जाओगे बेटा, रेसिडेंट। अगर आप दोनों भी सेटिस्फाई नहीं करते तो आप क्या बन जाओगे, बाय डिफॉल्ट नॉन रेसिडेंट बनोगे। आई रियली होप रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, मैं फ्रेम करता हूँ यहाँ पे फॉर बेटर क्लैरिटी। क्वेश्चन आप साथ में ही लिख सकते हो। मिस्टर एक्स, इंडियन सिटीजन, came to India on 1st July 2019, and he was in India till 29th February 2020, 29 फरवरी 2020 तक वो इंडिया में था। ठीक है, पास्ट, अच्छा 29 फरवरी नहीं, थोड़ा बहुत इसको कम करते हैं, 1 जुलाई 2019 को आया एंड ही वॉज इन इंडिया टिल, अज्यूम करो टिल 7 दिसंबर 2019, 7 दिसंबर 2019 तक वो इंडिया में था। प्रीसीडिंग ईयर का स्टे, पास्ट ईयर्स का स्टे दिया आपको, अज्यूम करो 18-19 में वो इंडिया में था 140 डेज, फिर उसके बाद में 17-18 में वो इंडिया में था 60 डेज, 16-17 में इंडिया में था दैट इज अबाउट 10 डेज,
एंड 15-16 में इंडिया में था, दैट इज बट 150 डेज। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो आपको पूछा है कि डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो आप मुझे बोलो इसका स्टेटस क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में इसका नंबर ऑफ डेज इंडिया में कितना है। तो बोलो ये इंडिया में कभी है, अपने लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, कहने से अपने लिए प्रीवियस ईयर है 1920 सर। अपने लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज 1920 होगा। जो स्टार्ट कब से होगा, 1 अप्रैल 2019 से लेके एंड होगा 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट होगा एंड 31 मार्च 20 को एंड होगा। तो देखो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, ही केम टू इंडिया, इंडिया में कभी आया वो 1 जुलाई 2019 को आया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइमलाइन में 1 जुलाई को उसका अराइवल हुआ इंडिया में, केम टू इंडिया। और इंडिया से बाहर कभी गया, ही वॉज इन इंडिया टिल 7 दिसंबर, 7 दिसंबर तक वो इंडिया में था, मतलब 7 दिसंबर को वो इंडिया से चला गया। 7 दिसंबर तक इंडिया में था, उसके बाद में वो चला गया। तो कहने से अगर मैं पीरियड हाईलाइट करूँ तो ये वाला पीरियड वो इंडिया में था। 1 जुलाई से लेके 7 दिसंबर तक एसएससी क्या था, इंडिया में था। तो बोलो नंबर ऑफ डेज अगर मुझे काउंट करने, तो अभी किसी लोग को ना इतना मतलब भोंदू लोग रहते हैं कि उनको नंबर ऑफ डेज भी नहीं पता रहते मंथ में। तो एक काम करना, कैलेंडर लेके बैठना। तो मतलब कौन से मंथ में, जैसे जुलाई, जून, या तो फिर बचपन में कुछ आपने किया रहेगा, देखो अप्रैल, मई, जून, ऐसे कुछ तुम लोग नॉर्मली करते रहेंगे ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो उसमें से आपको 31 डेज, 30 डेज आपको पता चल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ डेज एटलीस्ट बाहर करने पड़ेंगे। तो बोलो जरा जुलाई में कितने मंथ्स, कितने दिन रहेंगे, कहने से 31 डेज। देखो 1 जुलाई को ही वो इंडिया में आया, तो 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक वो इंडिया में, मतलब जुलाई पूरा इंडिया में वो। फिर अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 डेज। फिर उसके बाद में सितंबर 30 डेज होंगे, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज एंड दिसंबर में, अभी आप मुझे बोला दिसंबर में वो कभी चला गया, कहने से 7 दिसंबर को चला गया। 7 दिसंबर तक खाली एसएससी इंडिया में था। तो इंडिया में नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे दिसंबर मंथ के, कहने से 7 डेज आएंगे सिर्फ। तो आप मुझे बोलो टोटल ले लो कितना नंबर ऑफ डेज आएंगे, बोलो। मैं फिर से बोलता हूँ 1 जुलाई को वो इंडिया में आया था, तो 1 जुलाई से लेके 7 दिसंबर तक अपने को नंबर ऑफ डेज निकालने प्रीवियस ईयर के। तो 1 जुलाई से लेके, तो जुलाई का पूरा 31 डेज लिया है, अगस्त का 31 डेज, सितंबर का 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर का 7 डेज, क्योंकि 7 दिसंबर को वो चला गया। तो ऐसे मिलकर टोटल नंबर ऑफ डेज निकालोगे तो बोलो जरा प्लीज टोटल कितना आएगा, 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 7। सर टोटल आ रहा है कुछ मिला के 160 डेज आ रहा है, ऐसा कुछ 160 डेज। तो देखो प्रीवियस ईयर 1920 में इसका टोटल डेज है 160 डेज। तो कहने से 160 डेज मतलब अगर आप कंडीशन देखोगे तो कंडीशन में 182 डेज वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन कहने से 60 डेज वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन 160 डेज है, इसका मतलब 60 डेज से ज्यादा कंडीशन है, तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या हम लोग मान लेंगे इमीडिएटली रेसिडेंट है? नहीं सर, अगर फर्स्ट कंडीशन चेक नहीं हुआ तो हम लोग सेकंड पे गए, लेकिन सेकंड में याद करो सेकंड में ए एंड बी है, तो ए वाला कंडीशन 60 डेज का तो सेटिस्फाई हो गया है। तो अभी हम लोग को बी वाला कंडीशन देखना पड़ेगा कि लास्ट 4 साल में, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में आपका नंबर ऑफ डेज कितना होना चाहिए, 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो डेटा लिखा क्वेश्चन में, क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में, 1920 के पहले के साल मतलब कौन से होंगे, अभी सिंपल जानेगा। देखो 18, 17, 16, 15, फिर उल्टा आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो केसेस में हम लोग कैसे आएंगे, 16, 17, 18, 19। एग्जाम में फास्टर के लिए तुम लोग ऐसे कर सकते हो, पहले नॉर्मली उल्टा जाओ फिर नीचे आओ, ऐसे मैच होना चाहिए आपका। तो पहले 19 से लेके हम लोग उल्टा जाएंगे, 18, 17, 16, 15, फिर हम लोग उल्टा आएंगे, दैट इज 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, ठीक है, वो ऑर्डर में आएंगे। तो देखो 18, 19 में आपके नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 140 डेज। फिर 17, 18 में आपके कितने दिन है, 60 डेज। फिर 16, 17 में क्वेश्चन में दिया है 10 डेज एंड 15, 16 में दिया है 150 डेज। तो निकालो जरा टोटल निकालो कितना आएगा, बोलो। 150 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 140 कितना दिन आया, 360 डेज। ओ हो 360 डेज आया। तो मुझे बोला 360 डेज आया, इसका मतलब कहने से ये लेस देन 365 डेज हो गया। हम लोग को तो 365 डेज से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका मोर देन 60 डेज वाला कंडीशन ए वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन बी वाला जो कंडीशन है 365 डेज वाला वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आप मुझे बोलो अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप क्या बने, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? तो ऑब्वियसली सर आप क्या बन गए, नॉन रेसिडेंट बन गए।
क्योंकि आपका बी वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, और फर्स्ट वाला कंडीशन 180 डेज वाला तो वो तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं था। तो इसका कंक्लूजन क्या है, एसएससी क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया। तो सिर्फ नंबर ऑफ डेज का खेल है। आई रियली होप अगर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने आ गए तो ये टॉपिक एकदम ईजी रहेगा, कुछ इसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये रहेगा, ये प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा फुल फ्लेज। ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए जो बेसिक कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किया उसको कंसीडर करने, उसको क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन लिया था मैंने। सो कंक्लूजन क्या रहेगा, मिस्टर एक्स फेल टू satisfy basic condition therefore Mr. X shall be considered as non-resident. Mr. X shall be considered as non-resident. ठीक है, तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, मिस्टर एक्स जो है वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। ये आपका कंक्लूजन रहेगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन प्लस जो सॉल्यूशन है ये कॉपी कर लो, पॉज करके चाहिए तो तुम लोग कॉपी कर सकते हो। मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी सर बेसिक कंडीशन समझा, बेसिक कंडीशन जो है वो समझा। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ क्या रखे, एक्सेप्शंस रखे। ना व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्शन सर, एक्सेप्शन मतलब इसको एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग ना इसमें एक्सेप्शन में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या है ये समझने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल 180 डेज वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, ऐसा क्यों रखा वो भी समझो। एग्जांपल के तौर पे सपोज मिस्टर एक्स जो है, ठीक है, ये इंडिया में ही रहता था, इंडिया में ही काम करता था, लेकिन सब्सिक्वेंटली अज्यूम करो उसका 5 जून को वो कहाँ पे गया, यूएसए चला गया, उसको फॉरेन में जॉब लग गया, इसके लिए यूएसए चला गया। इसके पहले वो इंडिया में ही था, तो 5 जून 2019 को वो यूएसए चला गया और वहाँ पे जॉब कर रहा है। अभी इंडिया में वो हार्डली कब तक था, 5 जून तक वो इंडिया में था और 5 जून को वो यूएसए चला गया एंड देयर आफ्टर वो यूएसए में इनकम कमा रहा है। तो अज्यूम करो अप्रैल, अपना फाइनेंशियल ईयर कभी स्टार्ट होता है, अप्रैल, तो अप्रैल से लेके 5 जून तक उसकी इंडिया की इनकम, इंडिया में भी जॉब कर रहा था वो, तो इंडियन इनकम है अज्यूम करो सिर्फ 4 लाख, और फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम कौन से पीरियड की बोले मैंने, 1 अप्रैल से लेके 5 जून तक, जब तक वो इंडिया में था तब तक उसने 4 लाख रुपए इनकम कमाया, और उसके बाद में वो फॉरेन में सेटल हुआ, यूएसए में गया, तो उसकी फॉरेन इनकम 5 जून से लेके मार्च तक, जून से लेके मार्च तक उसकी फॉरेन इनकम जो है वो अज्यूम करो है 20 लाख। तो ऐसे मिलके उसकी टोटल 24 लाख रुपीस इनकम है। तो आप मुझे बोलो ये एग्जाम्पल के हिसाब से, इसके पहले वो कभी भी फॉरेन में नहीं गया, इंडिया में ही जॉब कर रहा था, कभी भी वो अब्रॉड में गया ही नहीं है। तो आप मुझे बोलो ये प्रॉब्लम के हिसाब से मिस्टर एक्स का अगर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो क्या आएगा रेसिडेंशियल स्टेटस, बोलो जरा सर। 5 जून तक, सिंपल 5 जून तक वो इंडिया में था, 5 जून को चला गया ना, तो जिस दिन इंडिया से गया है तो ऑब्वियसली वो दिन भी इंडिया में काउंट होगा। मतलब जिस दिन एसएससी इंडिया में आएगा एज वेल एज जिस दिन एसएससी इंडिया से लेफ्ट होगा, वो दोनों भी दिन क्या काउंट होंगे तुम लोग के, इंडिया के काउंट होंगे। तो सर ये एग्जांपल के हिसाब से बोलो जरा, वो इंडिया में 1920 में कितना दिन है, कहने से अप्रैल में पूरा 30 दिन इंडिया में है, अप्रैल में पूरा 30 दिन वो इंडिया में है, फिर उसके बाद में मई में वो पूरा 31 डेज इंडिया में है, और जून में कितना दिन इंडिया में, 5, क्योंकि 5 जून को तो वो चला गया, तो 5 जून तक मतलब इंडिया में तो 5 दिन ही जून के आएंगे। तो बोलो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, 30 + 31 + 5 कितने आएंगे, 66 डेज। हाँ सर 66 डेज आएंगे। तो बोलो जरा 1920 में उसका नंबर ऑफ डेज इंडिया में 66 डेज है, तो कहने से वो 182 डेज वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन 60 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। फर्स्ट कंडीशन जो है बेसिक कंडीशन दैट इज 182 डेज वाला, वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है उसमें ए एंड बी है, उसमें से ए कंडीशन क्या है, 60 डेज से ज्यादा इंडिया में होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो 60 डेज वाला कंडीशन तुम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा इसके पिछला नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रीसीडिंग 4 साल में आपका नंबर ऑफ डेज जो है वो कितना होना चाहिए, 365 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तो आप मुझे बोला इसके पिछले साल 18, 19, 17, 16, 15, फिर उल्टा 16, 17, 18 एंड 19 ऑलरेडी लिखा हुआ है। कहने से मैंने आपको ये बोला कि इसके प्रीसीडिंग ईयर्स में वो इंडिया से बाहर गया ही नहीं था, तो इंडिया से बाहर गया ही नहीं था मतलब ये पूरे 4 साल में वो 365 डेज इंडिया में रहेगा।
तो मतलब इन शॉर्ट जो बी वाला कंडीशन है 365 डेज पिछले 4 साल का, वो आराम से सेटिस्फाई कर लेगा, मोर देन 365 डेज वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर लेगा। तो आप मुझे बोलो मेरे एग्जांपल के हिसाब से 60 डेज वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एज वेल एज 365 डेज वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो ऑब्वियसली मेरे एग्जांपल के हिसाब से मिस्टर एक्स क्या बन गया, रेसिडेंट। और आप मुझे बोलो अगर रेसिडेंट बना तो उसको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, वर्ल्ड इनकम। वर्ल्ड इनकम मतलब कौन सी इनकम सर, वर्ल्ड इनकम मतलब इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। तो आप मुझे बोलो टोटल टैक्स कितना रुपीस के ऊपर पे करना पड़ेगा, कहना से 24 लाख रुपीस के ऊपर, 24 लाख, दैट इज इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम दोनों मिला के 24 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स पे करना है। बट मेरा सा सिंपल सा क्वेश्चन ये आपसे, कहना से उसने ज्यादा टाइम कहां पे स्पेंड किया, ज्यादा टाइम कहां पे स्पेंड किया है, कहना से यूएसए में स्पेंड किया। तो अगर यूएसए में स्पेंड किया तो यूएसए गवर्नमेंट भी तो ये 20 लाख के ऊपर टैक्स लेगी। आप इनकम यूएसए में कमा रहे हो तो आप मुझे बोलो यूएसए गवर्नमेंट छोड़ेगी क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली यूएसए गवर्नमेंट भी तो वो 20 लाख रुपया जो है उसके ऊपर टैक्स लेगी, और प्लस इंडियन गवर्नमेंट भी हावड़ागिरी जैसे वो इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स ले। क्यों, क्योंकि हार्डली तो इंडिया में कम दिन था, लेकिन पास में इंडिया में बहुत ज्यादा दिन था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला यार जाने दो, इन लोग के केसेस में डबल टैक्सेशन हो जाएगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन निकाला। तो अभी एक्सेप्शन मतलब क्या होगा, एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पे सेकंड कंडीशन है ना, सेकंड कंडीशन ये वाला, ये सेकंड में ए एंड बी वाला जो है वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको खाली फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करना है। तो एक्सेप्शन अगर होगा तो एकदम सिंपल होगा, एक्सेप्शन में 182 डेज अगर सेटिस्फाई हुआ तो रेसिडेंट, 182 डेज का अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट, सम वहां पे दी एंड हो जाएगा। मतलब सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, इस रीजन के वजह से उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अगेन रिपीट, एक्सेप्शन मतलब मैंने क्या बोला कि ये जो पढ़ने वाले केसेस जहां पे फर्स्ट बेसिक कंडीशन के बेसिस के ऊपर ही डिसाइड किया जाएगा कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, सेकंड कंडीशन जो है वो सेकंड कंडीशन आपको एप्लीकेबल होगा ही नहीं, इसके वजह से उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला एक्सेप्शन वही है जो हम लोग ने डिस्कस किया था। बोलो जरा, मिस्टर एक्स जो था वो इंडियन सिटीजन था, सेकंड वो लीव्स इंडिया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और मुझे बोलो वो यूएसए में जो जा रहा है वो घूमने जा रहा है, किटी पार्टी करने जा रहा है, क्या हॉलिडे के लिए जा रहा है, नहीं सर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, जॉब पर्पस के लिए जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक्सेप्शन हुआ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्शन में क्या लिखा, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू लिखा है। ये क्या है तुम लोगों को बताता हूं मैं, या तो फॉर और लिखा, देखो आगे क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप जॉब पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहे हो तो वो केसेस में सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई होगा। तो बोलो मेरे एग्जांपल के हिसाब से फर्स्ट बेसिक कंडीशन मतलब 180 डेज वाला, तो देखो ये 365 डेज वाला कंडीशन देखना ही नहीं है आपको, प्रीसीडिंग 4 इयर्स का देखना ही नहीं है। कहना से 66 डेज मतलब सर लेस देन 182 डेज है, और लेस देन 180 डेज है मतलब ये क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट हो गया मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको कौन से इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है, इंडियन इनकम जो है 4 लाख, सिर्फ उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। सो मतलब इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल टैक्सेशन गवर्नमेंट ने ये क्या इंट्रोड्यूस किया, एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस किया। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में एक्सेप्शन का बना तो वेरी इजी, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन के बेसिस के ऊपर डिसाइड करना है, आगे तुम लोग को सेकंड कंडीशन चेक करना ही नहीं है। तो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग सम कैसे रहेंगे, कभी भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस का जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि वो एक्सेप्शन कैटेगरी में कवर है या नहीं है। अगर वो एक्सेप्शन कैटेगरी में कवर है तो सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन अप्लाई करेंगे, और अगर एक्सेप्शन कैटेगरी में नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। आई रियली होप ये स्टेप्स जो है वो तुम लोग को क्लियर है। आगे चलते हैं, सेकंड एक्सेप्शन समझने की कोशिश करो। अभी जैसे ये शिप्स होते हैं ना, वेसल, आप देखना जैसे एग्जांपल इंडिया से ये जो वेसल है ये इंडिया से कहाँ पे जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है। तो आप मुझे बोला सिंगापुर जा रहा है, तो ये शिप के अंदर काम करने वाले जो मेंबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं क्रू मेंबर्स। प्लीज डोंट लाफ ऑन द ड्राइंग, मैं सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप मुझे बोलो ये जो वेसल है, वेसल के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर्स बोलते हैं। तो आप मुझे बोलो ये क्रू मेंबर्स अभी इंटरनेशनल वाटर से कहाँ पे जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, वहां पे काम करते हैं इसके लिए। तो अभी सिंगापुर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो घूमने जा रहे हैं क्या, नहीं सर, वो भी तो किसके लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए तो जा रहे हैं। मतलब वो वेसल के अंदर काम करते हैं एज एन क्रू मेंबर्स, इसके वजह से वो शिप में बैठ के वहां पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये लोग भी आउटसाइड इंडिया जो जा रहे हैं वो घूमने नहीं जा रहे हैं, वो किसके लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए तो जा रहे हैं। तो उनके केसेस में भी क्या नहीं एप्लीकेबल होगा, सेकंड कंडीशन जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन में फर्स्ट वाला वही लिखा था, इंडियन सिटीजन
हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू। तो अगर आप मेंबर ऑफ क्रू हो इंडियन शिप के, अगर आप मेंबर ऑफ क्रू हो या तो फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हो तो वहां पे आपको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के बेसिस के ऊपर डिसाइड करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इंडिविजुअल्स विल बी रेसिडेंट ओनली इफ पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज 180 डेज और मोर। मतलब सेकंड कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने देख लिया, सेकंड वाला समझने की कोशिश करो। जैसे आपको पता भारत देश को आज़ादी मिला अपना 1947 में। 1947 में आज़ादी मिलने से पहले जो पाकिस्तान है प्लस बांग्लादेश है ये सब नॉर्मली किसके पार्ट थे, इंडिया के पार्ट थे। लेकिन सब्सिक्वेंटली पार्टीशन होने के बाद ये स्प्लिट हो गए। तो आप मुझे बोलो अभी स्प्लिट हो गए तो वहाँ के जो सिटीजन्स है, मतलब जो पहले इंडिया के सिटीजन्स थे, अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीजन्स थे, वो इंडिया में अपने जो नेबर्स रहेंगे, ऑब्वियसली नेबर्स अपने यहाँ पे इंडिया में कल्चर कैसे चलता है, ट्रेडिशनल कल्चर कैसे चलता है कि ऑब्वियसली मतलब बाकी रिलेटिव्स को पूछे ना पूछे वो चलता है, लेकिन नेबर्स को पूछना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। तो इस रीज़न की वजह से वो इंडिया में क्या आ रहा है, इंडिया में सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं। किसको मिलने आ रहे हैं, जो अपने जो रिलेटिव्स रहेंगे उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, या तो फिर जो नेबर्स रहेंगे उनको हालचाल मिलने के लिए आ रहे हैं। तो आप मुझे बोला अभी जैसे कोई रेसिडेंट इंडिया में आ रहा है, वो कहाँ का रेसिडेंट है, वो आउटसाइड इंडिया का रेसिडेंट है, मतलब पाकिस्तान या बांग्लादेश का रेसिडेंट है, लेकिन वो अनडिवाइडेड इंडिया का इंडियन सिटीजन था। मतलब वो जो बॉर्न हुआ था ना वो इंडिया में बॉर्न हुआ था, वो जो है वो इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन मतलब बेसिकली 1947 के पहले बॉर्न हुआ था, लेकिन अभी पार्टीशन होने के बाद वो पाकिस्तान या बांग्लादेश में गया, लेकिन इंडिया में सिर्फ अपने जो रिलेटिव्स है उनको मिलने के लिए आ रहा है। तो आप मुझे बोलो अगर सिर्फ वो विजिट के लिए आ रहा है, मिलने के लिए आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है, तो क्या इमीडिएटली उसको बोलेंगे चल अभी आ रहा है तो इमीडिएटली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। अभी उसका विजिट जो है वो हर साल विजिट होते रहता है और 60 डेज से ज़्यादा विजिट होता है। तो आप मुझे बोलो वो 60 डेज वाला कंडीशन और माइट भी 365 डेज वाला कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई करता है तो कहाँ पे टैक्स लेंगे बेचारे के ऊपर, क्योंकि वो तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अपने जो नेबर्स है उनको मिलने के लिए आ रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा जाने दो यार, यहाँ पे कोई कमाने का मोटिव नहीं है, सिर्फ बोलते हैं ना मिलने के लिए आ रहा है, तो इसके लिए उसको छोड़ दिया है। तो सेकेंड एक्सेप्शन क्या अपना, सेकेंड एक्सेप्शन जो ये है दैट इज अगर कोई इंडियन सिटीजन, कोई अगर इंडियन सिटीजन इंडिया में आ रहा है, किस पर्पस के लिए आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है, विजिट के लिए, तो वो केसेस में ऑब्वियसली हम लोग जो सेकेंड कंडीशन है वो अप्लाई नहीं करेंगे। अभी तुम लोग विजिट के लिए आ रहे हो और यहाँ पे 190 दिन रह रहे हो, 190 डेज, प्रीवियस ईयर 1920 में 190 डेज अगर आप इंडिया में रह रहे हो, तो आप मुझे बोलो अगर 190 डेज रह रहे हो तो ये विजिट थोड़ी ना हुआ, ये तो तुम लोग इंडिया में सेटल हो गए, वैसा हो गया। अगर विजिट के लिए आए हो तो ऑब्वियसली विजिट के जैसे रहो। विजिट कितना दिन का होता है, 30 दिन, 60 दिन, चलो 90 डेज का ले लो, 3 महीना। ये ऐसा कौन सा होता है कि 190 डेज तू विजिट के लिए इंडिया में, यहाँ पे तो परमानेंटली सेटल हो गया तू, तो वो केसेस में कोई नहीं। फिर अगर 190 डेज है मतलब मोर देन 182 डेज है, और मोर देन 180 डेज है मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। मतलब इन शॉर्ट सेकेंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन तो एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर 182 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। तो सेकेंड एक्सेप्शन में गवर्नमेंट ने बोला इंडियन सिटीजन या तो फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है ये भी समझने की कोशिश करो। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, मैंने बोला 1947 के पहले, पार्टीशन के पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। तो अगर कोई पर्सन, इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे टैक्स के हिसाब से, अगर कोई पर्सन जो इंडिया में आ रहा है वो पर्सन हिमसेल्फ या उसके कोई पेरेंट्स या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स, क्या बोला मैंने, जो पर्सन इंडिया में आ रहा है वो खुद या उसके कोई पेरेंट्स या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, मैंने से अनडिवाइडेड इंडिया मतलब क्या, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब बिफोर पार्टीशन, तो वो केसेस में वो पर्सन को क्या कहा जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर नहीं समझ में आ रहा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अज्यूम करो पाकिस्तान से जो पर्सन मिस्टर एक्स इंडिया में आ रहा है, किस चीज के लिए आ रहा है, विजिट के लिए आ रहा है, तो आप मुझे बोलो अगर ये पर्सन खुद या तो फिर इसके कोई पेरेंट्स या इसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए तो वो केसेस में मिस्टर एक्स को क्या कहा जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाएगा। और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है मतलब वो एक्सेप्शन कैटेगरी में कवर होगा। तो सर आज के तारीख में मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने डेफिनेशन ऐसा रहेगा, पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली आज के तारीख में जितने भी पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशी है ऑब्वियसली वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है।
सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे आप सोचो, अगर डेफिनेशन देखोगे तो वो खुद पैदा नहीं हुआ रहेगा तो एटलीस्ट उसके पेरेंट्स तो पैदा हुए रहेंगे। चलो अगर पेरेंट्स पैदा नहीं हुए तो एटलीस्ट उनके ग्रैंड पेरेंट्स कोई ना कोई तो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ रहेगा। तो आज के तारीख में ऑब्वियसली जितने भी पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशी है वो सब लोग क्या होंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। और वो लोग अगर इंडिया में विजिट के लिए आते हैं, तो वो केसेस में अगर 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ही वो रेसिडेंट होंगे, अदरवाइज वो स्टेट फॉरवर्ड क्या बन जाएगी? नॉन रेसिडेंट। तो देखो मैंने क्या क्या बोला, पहले तो मैंने तुम लोग को बेसिक कंडीशन बोला। बेसिक कंडीशन में टोटल 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन में फर्स्ट आइसोलेटेड कंडीशन है, लेकिन सेकंड में ए एंड बी है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। 2 एक्सेप्शंस बोले मैंने। 2 एक्सेप्शंस कौन से बोले? अगर इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जा रहा है, देखो फर्स्ट में वो इंडिया से बाहर जा रहा है, सेकंड कंडीशन में इंडिया में आ रहा है। अगर इंडियन सिटीजन अगर इंडिया से बाहर जा रहा है, किस पर्पस के जा रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो फिर इंडियन क्रू मेंबर्स है, इंडियन शिप में काम करने वाले अगर क्रू मेंबर्स है तो उनके लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही एप्लीकेबल होगा। सेकंड एक्सेप्शंस क्या बोला मैंने? अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया से बाहर से इंडिया में आ रहा है, किस पर्पस के लिए आ रहा है? फॉर विजिट के लिए आ रहा है, तो उनके लिए भी सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का डेफिनेशन क्या बोला मैंने? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब पॉसेसिव खुद या तो फिर जो आ रहा है इंडिया में उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलेंगे। सो दैट वाज द एक्सेप्शन पार्ट। ये एक्सेप्शंस है। तो बेसिक कंडीशंस एंड एक्सेप्शंस आई रियली आपको ये समझ में आ गए रहेंगे। इसको चाहिए तो सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, चाहिए तो बाद में आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई पर्पस के हिसाब से लिखा है, आप ये वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। अगेन कलर इफेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये जो कलर इफेक्ट है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज़्यादा याद रखना है। बाकी यहाँ पे भी तो लिखे हुए हैं कंडीशंस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से एक सेपरेट नोटबुक में अगर जो भी थियरी में बोलता हूँ सिंप्लीफाई पर्पस के हिसाब से वो अगर लिखोगे तो एग्जाम में रिकॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, सो दैट वाज अ बेसिक कंडीशन। आज हम लोग ये सेशन जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। आज के सेशन में हम लोगों ने सिर्फ देखा रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस में दैट इज बट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, लेकिन इसका और फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, दैट विल स्टडी इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइस।